मैम। हाँ बोलिए। मैम एक डाउट था। हाँ पूछो। मैम एक तो अपन ने जो ये सरप्राइज चेक पढ़ा था उसका थर्ड पॉइंट में जो मतलब सब पॉइंट बी है नेचर ऑफ द क्लाइंट ट्रांजैक्शन, एक बार ये वापस बता दीजिए। आपके क्लाइंट के ट्रांजैक्शंस किस मैनर में हो रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं एक ही बंदे से बार बार डेली परचेजेस कर रही हूँ, है ना। जैसे मैंने किया कि भाई 5 तारीख को 20,000 का माल मंगवाया, 6 तारीख को मैंने 50,000 का मंगवाया, 7 तारीख को मैंने अगेन 20,000 का मंगवाया। तो अब हमारे क्वेश्चनिंग माइंड में क्या क्वेश्चंस आएंगे कि ये सारा माल आप टुकड़े टुकड़े में क्यों मंगवा रहे हो, एक साथ क्यों नहीं मंगवाया आपने, क्यों ट्रांसपोर्टेशन के बार बार पैसे लगा रहे हो। आप एक ही बार में 2 लाख रुपए का माल मंगवा लेते अगर आपको नीड डेली रेगुलर इतनी पड़ रही है तो, ठीक है। तो नाउ इस टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हमें सरप्राइज चेक का फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। एंड मैम एक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में आपने ऊपर बताया था कैलकुलेटेड रिस्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रिसीजंस। ये मैंने आप लोगों को कहा था कि ये आप जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना पूरा, जो हमारे कोर्स में नहीं है और ना ही फाइनल में आएगा, ठीक है, तभी ये 2 वर्ड्स अपने को समझ में आएंगे। अभी इसलिए मैंने कहा कि ये जो लाइन है ये आप लोगों को सिर्फ एडवांटेजेस पर्पस से लर्न करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे पूरी एक हमारे पास में 10 पेजेस का स्टैंडर्ड है, तभी हमें ये चीज समझ में आ पाएगी अच्छे से। ओके मैम। सिंपली मैंने ये बताया था आपको कि हम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते, एक पॉपुलेशन में से कुछ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमने सेलेक्ट किए, है ना। वो ट्रांजैक्शन इस मैनर में सेलेक्ट किए कि हर एक टाइप का ट्रांजैक्शन मेरे पास में आ रहा है, हर एक अमाउंट का, हर एक टाइप का, जो कि पूरी पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं जो अब इन ट्रांजैक्शन से, इन सैंपल से रिस्क कैलकुलेट करूंगी, ठीक है, वो काफ़ी हद तक एकदम करेक्ट कैलकुलेटेड रिस्क आएगी बजाय कि टेस्ट चेकिंग के, क्योंकि टेस्ट चेकिंग में हम कोई भी मैनर अप्लाई नहीं करते, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से रैंडम कोई भी ट्रांजैक्शंस उठा लेते हैं। तो नाउ अब इसके ऊपर जो भी मेरा ओपिनियन इशू करूँगी मैं, जो भी चीज़ें सोच करके ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करूँगी, वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं टोटली अपना जो मेन पर्पस है वो उन्हीं के ऊपर फॉलो करने वाली हूँ, ठीक है। यस मैम। ना अपन पढ़ रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन, नहीं, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ऑडिट रिस्क सम ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, ये आप लोगों का होमवर्क था। हम पढ़ रहे थे मर्टेलिटी का मीनिंग, जो हम पढ़ चुके थे। नाउ डिटरमाइनिंग मर्टेलिटी। मर्टेलिटी क्या है, एक लेवल है ना, कि कितने रुपए तक हमारा, हमें कौन सा फिगर है जो हमारे लिए मटेरियल है। इससे ऊपर के ट्रांजैक्शंस या इस अमाउंट के गड़बड़ें हमें मिल गई तो मतलब हमारी ऑडिट सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है। मर्टेलिटी क्या है, जस्ट एक अमाउंट है जो हम अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट किस टाइप के ट्रांजैक्शंस कर रहा है ना। हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल कैसा है, मैंने जो ऑडिट रिस्क का असेसमेंट किया उसके अंदर मेरा रिस्क लेवल कितना आ रहा है, उसके हिसाब से मैं मर्टेलिटी अमाउंट क्या करती हूँ, डिसाइड करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मर्टेलिटी को दो मर्टेलिटी डिसाइड की जाती है। जब भी ऑडिट के अंदर हम ऑडिट करते हैं तो हम 2 टाइप की मर्टेलिटी डिसाइड करते हैं। फर्स्ट है ओवरऑल मर्टेलिटी एंड सेकंड है परफॉर्मेंस मर्टेलिटी, ठीक है। इस परफॉर्मेंस मर्टेलिटी को मर्टेलिटी एट असर्शन लेवल भी कहा जाता है,
असर्शन लेवल पे मोर्टेलिटी, और ओवरऑल मोर्टेलिटी को परवेसिव लेवल पे मोर्टेलिटी भी कहा जाता है, या तो परवेसिव लेवल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, दोनों ही वर्ड्स यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, तो मोर्टेलिटी 2 लेवल्स पे डिसाइड होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक असर्शन लेवल पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ होल मानते हुए एक फिगर डिसाइड कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ओवरऑल मोर्टेलिटी। ठीक है, नाउ असर्शन लेवल पे मोर्टेलिटी का क्या मतलब होता है, या परफॉर्मेंस लेवल पे हम क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के अकॉर्डिंग और डिस्क्लोजर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर्टिकुलर मोर्टेलिटी डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी टोटल परचेजेस है 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ में से अब मेरे लिए मटेरियल अमाउंट कितना है, मैं कितने रुपए से ऊपर की परचेजेस को ज्यादा फोकसफुल होकर के चेक करूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसी गड़बड़े कितने रुपए तक की टॉलरेट कर सकती हूँ। मैं मोर्टेलिटी का मतलब क्या हो गया कि मैं कितने रुपए तक की गड़बड़ को टॉलरेट कर सकती हूँ। ओके, जैसे परचेजेस के अंदर इंडिविजुअली या एग्रीगेटली, यानी कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन या सारे ट्रांजैक्शंस को मिला करके अगर लाख रुपए तक की गड़बड़ हुई तो कोई बात नहीं, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडवर्स इफेक्ट देने वाले नहीं होंगे। समझ में आया? ठीक है, असर्शन लेवल मतलब मैं पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में एक अमाउंट तय कर रही हूँ कि अगर मेरे यहाँ पे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ इस रुपए तक की हुई तो मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, ठीक है, बट इससे ज्यादा की हुई अगर गड़बड़ तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी मतलब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट्स के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आया समझ में या नहीं आया? यस मैम। समझ में आया? ठीक है, तो जब हम किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए एक लेवल अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं तो दैट इज कौन सा लेवल ऑफ मोर्टेलिटी है? असर्शन लेवल। असर्शन लेवल, है ना। और अगर मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कोई एक अमाउंट डिसाइड कर रही हूँ कि एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मैं इस लेवल तक मिस स्टेटमेंट्स को टॉलरेट कर सकती हूँ, इस अमाउंट तक अगर कोई गड़बड़ हुई तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यही कहा जाएगा कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। मैं उस लेवल तक की सारी गलतियों को मिलाकर के एग्रीगेटली एंड इंडिविजुअली अगर उस अमाउंट तक मेरी गलतियां होती है तब तो ठीक है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर ही है। बट अगर मेरी अमाउंट उससे क्रॉस कर गई तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड हो जाएंगे। ये अमाउंट अगर मैं एज अ होल डिसाइड कर रही हूँ तो उसे हम कहते हैं ओवरऑल मोर्टेलिटी या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे मोर्टेलिटी, ठीक है, परवेसिव मोर्टेलिटी, 3 नाम है। तो आइए पढ़ते हैं ओवरऑल मोर्टेलिटी का क्या मतलब हो गया। मोर्टेलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। एंड परफॉर्मेंस मोर्टेलिटी का क्या मतलब हुआ, अ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी लेवल। एक स्पेसिफिक मोर्टेलिटी लेवल हम डिसाइड कर रहे हैं किसके लिए, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, मतलब परचेजेस के लिए अलग चीज मैंने तय करी, सेल्स के लिए मैंने अलग चीज तय करी, फिक्स्ड असेट्स के बैलेंसेस के लिए मैंने अलग चीज तय करी, सबके लिए अलग अलग अमाउंट फिक्स कर रही हूँ। For particular class of transactions, account balance or disclosure, which is usually less than overall materiality. ये अमाउंट जो होती है नॉर्मली ओवरऑल मोर्टेलिटी से क्या होती है, लेस देन होती है, कम होगी। फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ठीक है।
also includes a general mortality level for all the classes of transaction balances and disclosures. बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर के लिए एक कॉमन mortality लेवल भी डिसाइड कर सकती हूँ. ये डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा ट्रांजैक्शन कितने लेवल पे जा रहा है. जैसे मान लो कि मैंने पूरे इनकम और एक्सपेंसेस के लिए सेल्स के फिगर को क्या ले लिया है, सेल्स के फिगर के हिसाब से mortality डिसाइड कर ली. मैं हर एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग mortality डिसाइड नहीं कर रही हूँ. इनकम और एक्सपेंसेस P&L का पार्ट है, तो उसके लिए मैंने एक जनरल mortality लेवल, सेल्स का mortality लेवल डिसाइड कर लिया कि भाई सेल्स का अगर कोई अमाउंट 5% से ज्यादा जा रहा है तो वो मेरे लिए क्या हो गया, मटेरियल हो गया. तो क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए डिसाइड कर रही हूँ mortality लेवल, तो ये कौन सा लेवल हो गया, मेरा असर्शन लेवल हो गया. बट अगर मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए mortality डिसाइड कर रही हूँ तो वो मेरा कौन सा लेवल हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हो गया. क्लियर, दोनों लेवल mortality के. मैम ये चीज समझ नहीं आई, लास्ट लाइन ऑल्सो इंक्लूड्स जनरल मॉर्टेलिटी. इसका मतलब है कि देखो mortality हम दो टाइप से डिसाइड कर रहे हैं. फर्स्ट मैनर है मेरा mortality डिसाइड करने का कि मैं परचेजेस के लिए अलग mortality डिसाइड करूं. मेरा टोटल परचेजेस है 10 करोड़ रुपए. नाउ परचेजेस के लिए खुद एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. इसके लिए मैंने mortality डिसाइड की कि मेरा पूरा अमाउंट 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ का 5%, कोई फिक्स नहीं है 5%, मैं यूं ही बता रही हूँ आपको, ठीक है. 10 करोड़ का 5% मेरे लिए क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा. 5% ऑफ परचेजेस. तो अब जो मुझे देखना है, मुझे क्या करना होगा, जब मैं ऑडिट कर रही हूँ तो मुझे गड़बड़े मिली, गड़बड़े मिली, तो उन गड़बड़ों को मैं इंडिविजुअली और एग्रीगेटली जोड़कर देखूंगी. अगर इंडिविजुअली और एग्रीगेटली का मतलब क्या हुआ, अगर कोई मुझे इंडिविजुअल गड़बड़ मिल गई 50 लाख की, इंडिविजुअल गड़बड़ मिल गई 50 लाख की, 10 करोड़ का 5% कितना होता है, 5 लाख. यस मैम. ठीक है, मुझे कोई इंडिविजुअल गड़बड़ मिल गई 50 लाख रुपए की, तो ये मेरे इंडिविजुअली ही mortality लेवल को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है. तो मैं क्या कहूंगी, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट्स हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, अब मैं इसके साथ में केवल इंडिविजुअल गलतियों के लिए 5% नहीं लगाती हूँ. मैं अगर कोई इंडिविजुअली मिल गई तो भी, और साथ में एग्रीगेट के लिए भी यही 5% अप्लाई करूंगी. मेरे को 10 छोटी छोटी गलतियां मिली, एक थी 1 लाख रुपए की, एक थी 2 लाख रुपए की, एक गड़बड़ थी 1,50,000 रुपए की, और एक गड़बड़ थी 3 लाख रुपए की. अगर मैं केवल इनको इंडिविजुअली देखूं तो मेरा कोई भी फिगर इंडिविजुअली mortality अमाउंट को क्रॉस नहीं कर रहा है. ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है. आपके यहाँ पे गड़बड़ तो है, बट इंडिविजुअल अमाउंट्स में नहीं है. एग्रीगेट अगर मैं किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को कर दूं तो आपके यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि ये सारा टोटल करके कितना हो गया हमारे पास, 3, 2, 5, 6, 7, 7.5 लाख रुपए. ठीक है, जो कि मेरे इंडिविजुअल असर्शन लेवल की जो mortality है उसको क्रॉस कर रही है. तो मैं क्या कहूंगी, यहाँ पे गड़बड़ है. ओके, समझ में आया? हम कहाँ कर रही है क्रॉस की, जैसे अपना 5% देखे तो 50 लाख होता है, इसका टोटल तो 7,50,000 हो रहा है. 110 और इंक्रीज कर दो. अच्छा ओके मैम. ओके, तो ये क्या हो गया, मेरा लेवल को क्रॉस कर रही है. तो मैं क्या कहूंगी, मेरे यहाँ पे गड़बड़ है. नाउ ये क्या हुई,
एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, जो ऊपर वाली लाइन है कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस के लिए मैंने अलग से मोर्टेलिटी डिसाइड करी, ठीक है। अब मुझे लगता है कि भाई मेरे यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो लोअर लेवल में बने हुए हैं, मतलब उनके अमाउंट्स इतने ज्यादा हाई नहीं है कि मुझे सबके लिए स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए स्पेसिफिक मोर्टेलिटी डिसाइड करनी पड़े। मैं जनरल मोर्टेलिटी लेवल भी डिसाइड कर सकती हूँ। ऐसा कब होता है? जब हमारे सेल का टर्नओवर कुछ ज्यादा हाई नहीं होता है, हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा नहीं होते, छोटी एंटरप्राइजेज होती है। छोटी एंटरप्राइजेज है, 1 करोड़ का ही टर्नओवर है, 2 करोड़ का ही टर्नओवर है। इन दैट केस हम क्या डिसाइड कर लेंगे? जनरल मोर्टेलिटी लेवल डिसाइड कर लेंगे। जनरल मोर्टेलिटी लेवल का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग मोर्टेलिटी लेवल डिसाइड करूंगी, परचेजेस के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, सैलरी के लिए अलग, ठीक है। अब बट मुझे लगता है कि नहीं यार, इतना मेहनत कौन करेगा, क्योंकि एक छोटी सी एंटरप्राइज है, तो मैं क्या करूंगी? जनरल मोर्टेलिटी डिसाइड कर लूंगी। जनरल मोर्टेलिटी मतलब इनकम और एक्सपेंसेस के लिए मैंने सेल्स को बेस बना लिया। इनकम और एक्सपेंसेस के लिए मैंने किसको बेस बना लिया? सेल्स को बेस बना लिया। कि अगर मेरे पूरे P&L के अंदर मिल करके गड़बड़ आ गई सेल्स का 5%, सेल्स का 5% इंडिविजुअली और एग्रीगेटली, वही जो मीनिंग ऊपर समझाया, सेल्स का 5% मेरी गड़बड़ आ जाती है, तो मैं क्या कहूंगी? मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है। बट अगर मेरी गड़बड़ इनसे लोअर रहती है तो मतलब मेरे यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू मेरे फाइनेंशियल्स प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से मैंने इन असेट्स और लाइबिलिटीज के लिए क्या किया? टोटल असेट्स को बेस ले लिया, क्योंकि टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटीज हमेशा सेम ही आएगी आप लोगों के, टोटल ऑफ असेट्स एंड टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। तो वहां पे मैंने अकाउंट बैलेंसेस के लिए क्या लिया? एक सिंगल बेस ले लिया, टोटल ऑफ असेट्स। अगर इसमें मेरी इतनी गड़बड़ आ गई, जनरल मोर्टेलिटी मैंने वहां पे डिसाइड कर ली है। और ऊपर वालों में मैं क्या कर रही थी? पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए मोर्टेलिटी डिसाइड कर रही थी। आया समझ में? यस मैम, आ गया। क्लियर? तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोर्टेलिटी लेवल कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं मोर्टेलिटी लेवल? 2 types के व्हाट इज? overall performance, assertion level and the pervasive level. हाँ, सारे नाम याद रखना। हाँ, कुछ भी आ सकता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, असर्शन लेवल, परवेसिव लेवल, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और ट्रांजैक्शन लेवल भी वर्ड आ सकता है आपके, है ना। नॉर्मली असर्शन लेवल ही आएगा, बट ट्रांजैक्शन लेवल भी वर्ड आ सकता है, ठीक है। असर्शन लेवल ऑफ मोर्टेलिटी का क्या मतलब होता है? यहाँ पे किसके लिए मोर्टेलिटी डिसाइड हो रही है? particular transaction पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कर रहे हैं, है ना। ट्रांजैक्शंस के साथ में 2 वर्ड हमेशा ऑडिट में लिखे जाते हैं। अकाउंट बैलेंसेस आप लोगों को याद हो तो मैंने ऑडिट रिपोर्ट में भी बताया था, हम 3 आइटम्स चेक करते हैं ऑडिट में, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स, है ना। तो तीनों वर्ड्स हमेशा साथ ही चलेंगे। असर्शन लेवल पे हम तीनों के लिए डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप लोग पढ़िए, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स, ठीक है। और ओवरऑल के लिए हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए मोर्टेलिटी डिसाइड करते हैं। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट है मेरा फैक्टर्स आइडेंटिफाइंग बेंचमार्क्स। बेंचमार्क का क्या मतलब होता है? मतलब कुछ एक बेंचमार्क सेट करना कि इस लेवल तक, है ना। जैसे मैंने कोई मेरा टारगेट सेट कर दिया कि भाई मेरे को इस लेवल तक पहुंचना है, तो दैट इज बेंचमार्क फॉर मी। मोर्टेलिटी के केस में अलग अलग लॉज, अलग अलग बेंचमार्क डिसाइड किए हुए हैं, है ना। लॉज भी हो सकते हैं वहां पे, कुछ रूल्स भी हो सकते हैं, और हम खुद भी बेंचमार्क अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या मतलब है बेंचमार्क का, कि मेरे को कितनी अमाउंट को मैं मॉर्टेलिटी कहूंगी, कि इस अमाउंट से ऊपर की चीजें मेरे लिए मटेरियल है। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस मॉर्टेलिटी चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंगली कि आपके यहाँ पे ऑडिट रिस्क कितना है, उसके हिसाब से मॉर्टेलिटी क्या होगी, चेंज होती रहे, सॉरी बेंचमार्क क्या होगा, चेंज होता रहेगा मॉर्टेलिटी का। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हमें अलग अलग जगह से निकाल करके, कि इनके ऊपर भी बेंचमार्क डिसाइड करने के लिए चीजें बेस्ड रहती है। जैसे आप लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा है कि कैश के ट्रांजैक्शंस आप किससे ऊपर नहीं कर सकते, किस अमाउंट से ऊपर, 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, है ना। और कुछ केसेस के अंदर ये अमाउंट 20,000 भी है ना। तो मेरे लिए कैश के ट्रांजैक्शंस जब मैं जज कर रही हूँ, जब मैं ये चेक कर रही हूँ आपकी कैश बुक, तो मेरे लिए मटेरियल अमाउंट क्या हो जाएगी, 10,000। 10,000 मेरे लिए बेंचमार्क मैं क्या सेट करूंगी, 10,000। क्यों? क्योंकि मुझे इनकम टैक्स एक्ट को कंप्लाई करना है कि आपकी कंपनी ने 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं किया हो, ठीक है। तो अब चाहे आपका 50 करोड़ का टर्नओवर क्यों ना हो, मेरे लिए मटेरियल अमाउंट केवल 10,000 रुपए रह गई है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई लॉ बाउंड कर रहा है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकती कि भाई टोटल असेट का 5% ले लो। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो मेरे यहाँ पे मॉर्टेलिटी लेवल आपने रॉन्गली डिसाइड कर लिया, आप एक्ट को कंप्लाई नहीं कर रहे हो। क्लियर सबको? तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है कि बेंचमार्क हमें अकॉर्डिंग टू लॉज और रेगुलेशन भी बहुत बार डिसाइड करने पड़ जाते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई कैश पेमेंट्स आप 10,000 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते हो, और रिसिट्स 2 लाख रुपए से ज्यादा की हमको रिपोर्ट करनी पड़ती है। ओके, नाउ अगर हम लोगों ने शेड्यूल 3 पढ़ा है कंपनीज के केस में, तो वहां पे भी एक मॉर्टेलिटी लेवल है। क्या? टर्नओवर का 0.5% से ज्यादा अमाउंट को वो मटेरियल मानते हैं, ठीक है। और 1 लाख रुपए विच एवर इज हायर, याद करना पड़ेगा, टर्नओवर का 0.5% और 1 लाख विच एवर इज हायर, ये क्या होता है, उनके अकॉर्डिंग मटेरियल होता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखते हुए भी मॉर्टेलिटी डिसाइड करनी पड़ती है, हमारे बेंचमार्क्स डिसाइड करने होते हैं। इसके अलावा जो चीजें हैं वो नॉर्मल लिखी हुई है कि हम असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस के जो एलिमेंट्स हैं कि असेट्स में क्या चीज हम चेक कर रहे हैं, परचेजेस के अंदर अलग से हम डिसाइड करेंगे कि परचेजेस एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है जो डेली होता है, तो यहाँ पे मॉर्टेलिटी हम हायर डिसाइड करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं बिजनेस के अंदर, तो हम यहाँ पे बेंचमार्क थोड़ा लोअर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंसेस हम क्या डिसाइड करते हैं, बेंचमार्क्स डिसाइड करते हैं। हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कितना इसमें डेट है, कितनी इसमें ओनर इक्विटी है, उसके हिसाब से भी लाइबिलिटीज के बेसिस, लाइबिलिटीज के लिए हम बेंचमार्क्स डिसाइड करते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे इंडस्ट्री के यूजर्स की क्या नीड है, उन्हें अगर हम ऑडिट करने जा रहे हैं स्टॉक का, ऑडिट केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही नहीं होता, अलग अलग टाइप की ऑडिट होती है। अगर हम यूजर्स की नीड के हिसाब से कोई पर्टिकुलर ऑडिट करने जा रहे हैं, तो वहां पे उनके हिसाब से मॉर्टेलिटी के बेंचमार्क्स डिसाइड किए जाते हैं। तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मॉर्टेलिटी मुझे हमेशा 5% डिसाइड करनी है या फिर मुझे हमेशा 10% डिसाइड करनी है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ऑडिटर अपने प्रोफेशनल जजमेंट और स्केप्टिसिज्म के अकॉर्डिंग मॉर्टेलिटी डिसाइड करता है। साथ में उसे ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर मुझे कोई लॉज रेगुलेशंस कुछ कंप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, तो उनको कंप्लाई करते हुए मैं मेरे मॉर्टेलिटी का लेवल डिसाइड करूं। आया समझ में? Yes. ओके, नाउ
एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन mortality एंड ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क सबको पता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं ऑडिट रिस्क के? मेनली तो 2, 3 होते हैं। कौन कौन से? इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन, कंट्रोल, इनहेरेंट कंट्रोल एंड डिटेक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑडिट रिस्क में जो हमने रिस्क का असेसमेंट किया था, उसका रिस्क का लेवल क्या, उसके हिसाब से भी हम क्या करते हैं, mortality डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर हमारी ऑडिट रिस्क बहुत हाई आ रही है तो हमें mortality लेवल लो डिसाइड करना चाहिए या हाई डिसाइड करना चाहिए? हम लो डिसाइड करना चाहिए। अगर मेरी ऑडिट रिस्क हाई आ रही है, ठीक है, तो मुझे mortality लेवल लो डिसाइड करना चाहिए या हाई डिसाइड करना चाहिए? लो करना चाहिए। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या था कि हमारे ऑडिट होने के बाद भी हमारी ओपिनियन रॉन्ग हो सकता है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रॉन्ग ओपिनियन इशू कर दे, दैट इज ऑडिट रिस्क। ठीक है, अगर मैंने कंट्रोल रिस्क और सबको जज करके ये पता लगाया कि मेरी ऑडिट रिस्क बहुत ज्यादा हाई है कंपनी के अंदर, ठीक है, तो मुझे mortality लेवल क्या डिसाइड करना पड़ेगा? मुझे mortality लेवल लो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टेस्ट चेकिंग कम करना पड़ेगा अब। ठीक है, इन डेप्थ चेकिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसलिए मेरा mortality लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और अगर मेरा ऑडिट रिस्क लो है, मैंने पता किया कि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, तो इस बेसिस पे मैं जब भी आपके यहाँ पे इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन रिस्क का असेसमेंट करने आई तो मुझे पता चला कि मेरी ऑडिट रिस्क काफी लो है, तो मुझे इन डेप्थ चेकिंग की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, तो मैं mortality लेवल कम डिसाइड करूंगी या हायर डिसाइड करूंगी? हायर। तो mortality और ऑडिट रिस्क में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स या इनवर्स, इनवर्स? ठीक है, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन mortality एंड द डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। बाकी पढ़िए क्या लिखा हुआ है, समझाने लायक यही पॉइंट था। The auditor should consider mortality and its relationship with audit risk when conducting an audit. ऑडिटर को कंपलसरी ये रिलेशनशिप बिठाना पड़ता है, ठीक है। mortality depends on the size and nature of the items judged in the particular circumstances of its misstatement. mortality हम किस टाइप से डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या मटेरियल है? मैंने आपको अभी अभी बताया था, अकॉर्डिंग टू साइज एंड नेचर ऑफ द आइटम का साइज, जैसे परचेजेस है, परचेजेस के अंदर अमाउंट बहुत ज्यादा है तो वहां पे मेरे लिए mortality थोड़ी ज्यादा होगी, बट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक बहुत कम अमाउंट के अंदर होता है तो मैं सेम mortality यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन मुझे mortality क्या करनी पड़ती है, डिसाइड करनी पड़ती है। और mortality और ऑडिट रिस्क के हिसाब से ही मेरी पूरी ऑडिट क्या होती है, आगे प्लान होती है। ऑडिट रिस्क, ऑडिटर हमेशा क्या करना चाहता है, ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना चाहता है। वो mortality लेवल इस तरीके से डिसाइड करेगा, ऑडिट रिस्क जज करने के बाद में mortality लेवल ऐसे डिसाइड करेगा ताकि वो ऑडिट रिस्क को लो लेवल पे ले जा सके। करेक्ट है या नहीं है? ठीक है, तो ऑडिटर को इस तरीके से ऑडिट प्लान करना चाहिए कि वो ऑडिट रिस्क की जजमेंट के बाद में mortality अमाउंट को इस तरह से डिसाइड करे कि ऑडिट रिस्क क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। देन ये पॉइंट मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। अब आफ्टर द ऑडिटर हैज assessed the inherent and control risk, he should consider the level of detection risk.
ये हमको सबको पता है। पहले वो इनहेरेंट रिस्क जज करता है, देन वो कंट्रोल रिस्क जज करता है, देन वो पता लगाता है कि डिटेक्शन रिस्क का क्या लेवल है, और उसके हिसाब से अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करता है उसी के हिसाब से अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई। ये सारे वर्ड्स आपको Yes. तब समझ में आएंगे जब आपने ऑडिट को अभी तक बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और आपको याद भी है कि क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होते हैं। क्या होते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशंस। ठीक है, अगर ऑडिटर ने सब्सटैंटिव प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया तो वहां पे मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने की रिस्क बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। आपने ट्रांजैक्शंस को चेक ही नहीं किया तो आप ऑडिट रिस्क को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। चाहे आपने मॉर्टेलिटी लेवल क्यों ना डिसाइड कर लिया हो, आपको ऑडिट प्रोसीजर्स तो अप्लाई करने ही पड़ेंगे और देन आपको रिस्क को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। Then last point, the auditor's assessment of audit risk may change during the course of an audit according to the need and development of the circumstances. Audit risk जो है वो change होती रहेगी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था mortality, audit risk, ये सारी चीजें during the course of audit क्या हो सकती है, change हो सकती है, क्योंकि हमें जो इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग मिला था उसी के हिसाब से हमने ऑडिट रिस्क फिक्स करी थी। बट अब जब रियल में हम चेकिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे हमें चेंजेस मिल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, आज तक 3 to 4 टाइम्स आ चुका है 4 to 5 मार्क्स के अंदर। टीमिंग और लैडिंग क्या होती है? दो नाम आ सकते हैं एग्जाम में, टीमिंग, लैडिंग या लैपिंग। ठीक है, अभी तक हमने कभी इसका नाम नहीं पढ़ा। ये एक तरीका है गड़बड़ करने का। जो अकाउंटेंट होते हैं वो ये प्रोसेस नॉर्मली यूज में लेते हैं जब उन्हें कैश कंसील करना होता है, कैश को छुपाना होता है, अपनी घर की नीड्स को वो कंप्लीट करना चाहते हैं बिजनेस के कैश से। इन दैट केसेस वो यहाँ पे क्या करते, टीमिंग एंड लैडिंग या लैपिंग का काम करते हैं। कैसे होता है ये काम?